जो मार्केट वाली जो संस्कृति है उसका आदिवासी संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ। हमारे करियावर के दिन भी ऐसा होता है कि पूरा गांव, पूरा परिवार, अगर किसी से तेल होता है, किसी से आटा होता है, किसी से मेहनत होती है, किसी से मजदूरी होती है, कोई देखरेख करता है, कोई गाड़ी व्यवस्था संभालता है, कोई दरी बिछाता है, यानी कि पूरा का पूरा सामाजिकता का परिचय सबसे बड़ा हमारे यहाँ करियावर में दिया जाता है। सभी मिलकर उस करियावर को करते हैं, परिवार पर बोझ नहीं आने देते हैं। ये इस तरीके से होता है कि जब उसके परिवार में कभी होगा तो ये इधर वाला उसे लौटा देगा। इसके लिए आपको कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और सभी मिल बांट के गाँव वाले खा भी लेते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि घर के जो लोग नहीं आए होते हैं उन तक भी पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उनके घर से ऑलरेडी उनके खाने का हिस्सा पहुंचा दिया होता है, तो उन्हें खाने में कोई नौबत नहीं आती थी। ये बात यहाँ मैं करने का नहीं सोच रही थी, लेकिन जब दीदी ने बात करी इस तरीके की सामूहिकता होती थी, और ये वास्तव में हमारे गाँव में अभी भी होता है कि जब घर का काम है तो एक दूसरे का हाथ बटा देते हैं। मैं किसी के घर पे जाऊंगी, एक दिन काम करूंगी, तो उसके घर वाले अगली बार मेरे घर आएंगे, वो भी बिना बुलाए। तो ये सामूहिकता कहीं न कहीं हमारे समाज को मजबूत बनाती थी। आदिवासी समुदाय को, न सिर्फ भिल कम्युनिटी को बल्कि तमाम देश के आदिवासियों को मजबूत बनाती थी। अब हमारे सामने कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैं प्रेजेंट करती हूँ इंडिया के सामने सोशल मीडिया पर ट्राइबल कल्चर। मैं कहती हूँ आदिवासी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकायदा और कुछ करने के। मैं समझती हूँ कि आदिवासी को अगर जिंदा रखा जाएगा तो पर्यावरण भी बचेगा, लेकिन मैं इसे कैसे कहूँ, लोगों को कैसे साबित करूँ? क्या सिर्फ भाषण देने से कर पाऊँ? नहीं। फिर मेरे पास रिजल्ट आता है कि जो मैं कह रही हूँ वो मुझे खुद भी करना होगा, और उस टाइम मैं सोचती हूँ मैं ऐसा क्या करूँ। तब हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने एक चीज करी कि हमारे घर में अभी लास्ट 6-7 महीने पहले ही एक 4 व्हीलर ली है। 4 व्हीलर का नाम आप सुनेंगे तो कुछ लोग हंसेंगे, अल्टो 800। उस अल्टो 800 को खरीदने के लिए हमारे घर में हमारे एक खेत है, उसके चारों तरफ 300 सागवान लगा। वो सागवान लगे 8 साल हो गए। अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बीज आते हैं। तो मैंने पूछा कि अभी तक अपन गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो पिताजी बोलते हैं कि गाड़ी से जितना पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए हमें कोई उपाय तो करना चाहिए। वो हो गया है, अब 8 साल के साल बाद इतना रिकवर कर लेंगे कि हमारी अल्टो और एक बाइक, 2 ही गाड़ियां हैं घर में, और तीसरी अभी मैंने ले ली है। तो ये जो सिस्टम था वो मैंने ध्यान से जब समझा तो ये समझा कि नहीं, हमें खुद से कोशिश करनी होगी। हम कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं, मैं खुद आदिवासी होकर आदिवासी कल्चर पर ही कभी कभी सवाल उठाती हूँ। वो कल्चर नहीं जो हमारे पीढ़ियों का था, वो कल्चर जो हम जी रहे हैं उसमें कमियां आ चुकी है। दिखे दिखाए चीजों पे हम देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है उसे तुरंत अपनाते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि हमारा वाला भी तो बेहतर था। हम सिर्फ ये सोचते जो सामने वाला कर रहा है वही बेहतर है। इवन दूसरों की जिंदगी को कॉपी करने के चक्कर में आज के इस उदयपुर संभाग में हमारे 75% प्लस ट्राइब्स हैं। उस ट्राइब्स में हम देखते हैं कि कई लोग मात्र 18 से 23 साल के बच्चे आज जेलों में हैं। और ये समस्या सोचती हूँ तो उसका रिजल्ट ये आता है कि वो इसलिए जेलों में है क्योंकि पड़ोस का अगर बच्चा केटीएम लाया है तो वो भी सोचता है मेरे पास भी R15 हो, और वो लाने के लिए उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसका परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता है तो वो चोरी डकैती इस तरीके की गलत कामों में जाता है। इवन चोरी डकैती करते करते वो कई बार बड़े अपराध भी कर लेता है। इन समस्याओं को मैं देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि कैसे सोसाइटी को रोका जाए। कई बार समाज में ये भी हो रहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या मैं देखती हूँ वो दूसरों को देख के सीखने की है, जिसको हमें स्वयं आदिवासियों को ही देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा कल्चर भी उन दूसरों से बेहतर है, उसे ही अपनाए रखना चाहिए। एक मुद्दा था कार्यक्रम जो मेन्यू है उसके अंदर आदिवासी समाज ताना बाना, जाति वर्ग धर्म छुआछूत का प्रभाव किस तरीके से आदिवासी समाज पर पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि वर्ग तो जो है वो आजादी के बाद मिले हैं, जनरल ST SC OBC, तो इसका प्रभाव तो कितना है कितना नहीं वो अलग बात है। जाति धर्म और छुआछूत पहले से था, लेकिन वो आदिवासी समुदाय में नहीं था। 1-2 सदियों पहले हमारे लोग जंगलों में रहा करते थे, उन जंगलों से बाकी के समुदायों से हमारे संपर्क ही नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा सोचना कि हमारे समुदाय में भी छुआछूत था
तो मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ। सिर्फ मैं आप सब माने इसकी कोई बाध्यता नहीं है। एक और मुद्दा था आदिवासी धर्म बनाओ हिंदू धर्म। मैं इसको ऐसा सोचती हूँ कि सिर्फ आदिवासी धर्म बनाओ हिंदू धर्म नहीं होना चाहिए। आदिवासी धर्म बनाओ अन्य सभी प्रकार के धर्म। हिंदू कहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति हिंदुओं से मिलती। मैं ऐसा कहती हूँ कि न सिर्फ आदिवासियों की संस्कृति हिंदुओं से मिलती है बल्कि मुसलमानों से भी मिलती, ईसाई से भी मिलती, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी से मिलती। एक्चुअल में ये कहूँ कि हिंदुओं की संस्कृति इन धर्मों से नहीं मिलती, इन धर्मों की संस्कृति आदिवासियों से मिलती है। आदिवासी पहले है, धर्म बाद में है, लेकिन इसको साबित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो धर्म की लड़ाई हमको फिर भी साइड रखते हैं। हिंदुओं में हम देखते हैं कि लाल रंग को शुभ माना जाता है, लेकिन वही आदिवासियों में जब हम देखते हैं तो सफेद रंग को शुभ मानते हैं, जबकि सफेद को हिंदुओं में अशुभ मानते हैं। तो समानताएं क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। उसके बाद नवरात्रि हिंदुओं में भी मनाई जाती है, हमारे में भी मनाई जाती है, ईसाइयों में भी माता मरियम का कोई 9 दिन का कार्यक्रम होता है। तो हमारी जो नवरात्रि है आदिवासियों की, स्पेशली भिल ट्राइब्स की, इवन मोंडो की भी मैंने अभी हाल ही में देखी है। तो तमाम प्रकार के आदिवासी रीति रिवाज की जो नवरात्रि होती है उसमें कोई मूर्ति स्थापना नहीं होती, वो केवल ज्वारे होते हैं। ज्वारे मतलब एक बांस की टोकरी होती है, उसके अंदर मिट्टी आप रखते हैं और गेहूं को डालते हैं। 9 दिन में वो जितना भी बड़ा होता है, आप हैरान होंगे कि वो 9 दिन के द्वारों को भी पास में समीपता में जो भी पानी स्थल होगा उसमें डाला जाएगा और मिट्टी को धो दिया जाएगा, और बाकी बचे ज्वारे को भी एक एक करके, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आधा आधा करके प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। न तो बांस की टोकरी से प्रदूषण हुआ, न ही मिट्टी से प्रदूषण हुआ, न ही उन ज्वारों से प्रदूषण हुआ। यानी ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसके कारण इस प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी असर कोई भी नहीं। लेकिन वर्तमान में हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रकृति को सब कुछ समझने वाले लोग इस चीज को समझेंगे। यहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, वो ये कह रहे थे कि कला को केवल कला की दृष्टि से ही देखना चाहिए, उसे व्यापार नहीं समझना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अन्य सभी प्रकार के समुदाय ने, सभी प्रकार के धर्मों ने अपनी अपनी कलाओं को व्यापार से जोड़ा है। तो क्यों ना आदिवासी समुदाय के भी जो कल्चर है, जो कलाएं हैं, उसे व्यापार से जोड़ के आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। मैंने जो हाथ में पेन रखा है ये अलीराजपुर चौपट की एक डॉक्टर लड़की, मुझे याद नहीं आ रहा, दीप्तेश्वरी गुटेरे नाम था उनका, और उन्होंने इसको बनाया था। और मैं उनके घर पे जब गई तो उन्होंने ये मुझे तोहफे के रूप में दिया। तोहफे में पहले दे दिया और जब एक प्रदर्शनी लगी तो वो इसे 200 रुपए में दे रही थी। अब सिर्फ बना देना और फिर बना के सजा देना तो वो तो सिर्फ उसी के घर तक सीमित रहेगा, यानी कि उसकी कला उसके घर तक वो ज्यादा से ज्यादा वो किसी को देना चाहे, उसे दूसरे लोग तो तभी देख पाएंगे जब वो बाजार में जाएगी। इस तरीके से आपके मेरे पास है बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको जो हमारे समाज की आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकती है। अब समस्या ये भी है कि आधुनिक दुनिया के साथ में हम अपनी संस्कृति को बचाएं कैसे, परंपरा को कैसे बचाएं। तो मैं कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने जमाने के रीति रिवाज जब हम बोल कर रहे हैं, बाहर के लोग हमें गंवार समझते हैं और हमें असभ्य समझते हैं। कई लोग सभ्य समाज और असभ्य समाज की जो तुलना करते हैं उसमें सभ्य समाज उन सभी गैर आदिवासियों को कह दिया जाता है और असभ्य समाज में केवल और केवल आदिवासी। मैं नहीं समझती कि मक्की की रोटी पे, हाथ पे मक्की की रोटी और उस पर सब्जी रख के खाना असभ्यता का प्रतीक है, और पिज्जा पे जो सब्जी होती है उसे चाव से खाना सभ्यता का प्रतीक है। ये सभ्यता असभ्यता कौन सा खेल है मैं नहीं जानती, लेकिन ट्राइब से बढ़कर कोई भी समुदाय सभ्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो ट्राइब आपके इन्वायरमेंट को बचा रहा है न सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में, वो असभ्य नहीं हो सकता। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि कोई भी इस सभ्य और असभ्य समाज की कैटेगरी में असभ्य की लाइन में आदिवासी समुदाय को ना खड़ा करे। ये मेरे दिल को चुभता है, उम्मीद है सभी प्रकार के आदिवासियों को भी चुभेगा। विकास और ये आधुनिकता की लाइन में आपको एक उदाहरण देके बताऊंगी कि आप बहुत सारे यहाँ पे लोग डव साबुन से नहाते होंगे, तो बहुत सारे पियर से नहाते होंगे, कुछ लक्स से भी नहाते होंगे, कुछ लाइफ बॉय से भी नहाते हैं। लाइफ बॉय यहाँ पे सबसे सस्ता है, लक्स उससे महंगा है।
पियर्स और डव सिमिलर। इन चारों के मालिक हम ये सोचते हैं कि नहीं, इससे हमारी हम कहीं साबुन निकालेंगे तो लाइफ बॉय से ना रहे अभी तक, ऐसे सोच के थोड़ा डाउन महसूस करेंगे। लेकिन जब हम डिटेल में सोचते हैं तो इन चारों साबुनों का मालिक एक ही है। आप सिर्फ इसके ग्राहक हैं। लक्स से भी ना होगे तो भी एक ही कमाएगा, लाइफ बॉय से भी ना होगे तब भी एक ही मालिक कमाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी आत्मनिर्भरता खत्म होती जा रही है और हम कैसे करें। राजस्थान में हाल ही में पलास का जो वृक्ष होता है, यहाँ पे स्थानीय भाषा में खाकरा कहते हैं, उसे आयुर्वेदिक औषधि में शामिल किया। डिटेल में जब पढ़ा तो उसके फायदे होते हैं, वो डायबिटीज को खत्म करने के काम आता है, किडनी की पथरी खत्म करने के काम आता है। मैंने जब सोचा कि कैसे पॉसिबल है कि खाकरे का पत्ता या खाकरे की जड़ इस तरीके का काम कर सकती है, इतनी बड़ी बीमारी जो ऑपरेशन से कम खत्म होती है, वो खाकरे का पत्ता कैसे कर सकता है? जैसे भी कर सकता होगा। अब हम मनुष्य उसको औषधि शामिल किया तो खाकरे का पत्ता डायरेक्ट तो खा नहीं सकते। खा सकते हैं क्या? जड़ खा सकते? नहीं खा सकते। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग खाकरे के पत्ते जो हैं वो खाकरे से तोड़ के लाते और अपनी भैंसों को खिलाते। खाकरे का पत्ते का उपयोग केवल और केवल भैंसों को खिलाने के अलावा कोई और मैंने नहीं देखा। भैंस दूध देगी, हर व्यक्ति के घर में अगर ग्रामीण है तो भैंस होती ही होती थी और वो दूध हम उपयोग में लेते थे, यानी इनडायरेक्टली हमने खाकरे का लाभ ले लिया। और दूसरा खाकरे का उपयोग था, उसके पत्ते तोड़ के हम पानियां बनाते थे। दो पत्तों के बीच में आटे को गूंथ के ऐसे करके थोड़ा सा जोड़ करके हम सेक लेते थे और इस तरीके से खाकरे का जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज जो भी होता होगा वो हमारे शरीर में जा पाता था। लेकिन ये चीज हमें सरकारें बता रही थी, हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके से रोटियां बाजार वाला सभ्य समाज नहीं खाता है और हम असभ्य हैं। तो ये लड़ाई भी मुझे समझ में नहीं आई सभ्य असभ्य की। एक और चीज, सबसे बड़ी बात, देश की हर राज्य की हर राजधानी में एक ट्राइबल म्यूजियम नाम की जगह है। 6-7 राजधानियों में तो मैंने स्वयं देखा। ट्राइबल म्यूजियम बनाने के कई पैसे खर्च हुए। उन ट्राइबल म्यूजियम में ट्राइबल कल्चर को, ओवरऑल देश के ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उस ट्राइबल कल्चर में आप पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से भिल रहता है, किस तरीके से गोंड रहता है, किस तरीके से संथाल, उरांव, मिजो, मिसमी और सभी अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं। तो कई बार ऐसा देखती हूँ कि आदिवासी कल्चर केवल और केवल ट्राइबल म्यूजियम तक सीमित रह गया है, इसे बचाने की जरूरत है। और जब मैं बात करती हूँ तो उसे कहते हैं कि कहाँ पढ़ने की उम्र में, कहाँ रोजगार प्राप्त करने की उम्र में, कहाँ तुम नौकरी लगने की उम्र में ये वापस पुराना जवानों जैसा जीवन जीने की बात करती हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, आई एम प्राउड टू बी, आई एम ट्राइबल एंड मुझे गर्व है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे गंवार में, लोग मुझे असभ्य और मैं ये नहीं सोचती कि मैं कहाँ बैठी हूँ, वहाँ पे लोग मुझे क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट एक बात मैं करना चाह रही हूँ महिलाओं की। जो परिवार में, जो गांव में मैंने देखा, मेरे अपने परिवार में, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि आदिवासी समुदाय में महिला भेदभाव तो है ही नहीं। मैंने अपने दादाजी के कपड़ों को अपनी दादी से धोते हुए नहीं देखा। मैंने अपने पापा के कपड़ों को अपनी माँ से धोते हुए नहीं देखा। दोनों सेम टाइम पे एक ही काम करते हैं, बाकी टाइम पे दूसरा काम करते हैं। दोनों आत्मनिर्भर है। दादा नहीं थे, लेकिन दादा अलग कमाई करते थे, दादी अलग कमाई करती थी, दोनों से घर मजबूत रहता था। लेकिन नई दुनिया ने औरत को केवल और केवल पुरुषों के कपड़े धोने तक, सारों के जूते बर्तन धोने तक सीमित कर दिया। अब घर का सारा काम करने के बाद महिला के पास इतना समय ही नहीं है कि वो कुछ और सोच पाए। बच्ची कुछ इस जिंदगी महिलाओं की टीवी सीरियलों ने खत्म कर दिया। आज सभी लोग टीवी सीरियल देखते हैं और महिलाएं खास करके, उसका असर आदिवासी समुदाय पर भी दिख रहा है। इसको सोचकर थोड़ा सा डर लगता है। सभी लोग सीरियलों की दुनिया में कोई भी किसी का अच्छा नहीं चाहता। उसमें दिखाया जाता है एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन है। वो व्यवहारिकता में भी अपनाने लग गई, जिसका समाज में नुकसान होने लगा। और अब वर्तमान में मैं ये देखती हूँ आदिवासी समुदाय की महिलाओं में भी कहीं न कहीं भेदभाव होने लगा है। महिलाओं को देखना पड़ रहा है कि लोग क्या सोचते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। हमें पुनः अपनी संस्कृति को समझना होगा।
चाहे गुजरात का कच्छ ले लो या असम का डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी हो या श्री कश्मीर, सभी जगह आदिवासी पश्चिम से पूर्व की तरफ नृत्य करते हैं। सभी जगह एक ही संस्कृति है। कश्मीर का ढोल बजा दो तो भी कन्याकुमारी का आदिवासी मटकने लगेगा, नाचने की इच्छा हो जाएगी। जब मैं राष्ट्रीय सम्मेलन में जाती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ मैं यहाँ के म्यूजिक को नहीं ले जा पाती हूँ, लेकिन जहाँ जाती हूँ जो म्यूजिक बजता है उस पर सभी राज्यों के सभी लोगों को जब नाचते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे म्यूजिक में, हमारे गानों में, हमारे पैरों के चलने में समानता है। ये इसलिए है क्योंकि सभी आदिवासी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज, अनुसूचित जनजाति से जो ट्राइब का सर्टिफिकेट होने मात्र को लोगों ने आदिवासी होने का अर्थ समझ लिया है, जो कि एक दुख की बात है। जनरल कैटेगरी में केवल और केवल स्वर्ण जातियां शामिल नहीं है, देश की तमाम प्रकार की उच्च जातियां जो सभी धर्मों की है सभी शामिल है। कभी भी ब्राह्मण अपने आप को मैं स्वर्ण जाति का हूँ ऐसा नहीं कहता, लेकिन आदिवासी समुदाय दूसरों की देख रेख में मैं जनजाति से आता हूँ ऐसा कहता हूँ। अगर आप जनजाति की सूची में आते हैं तो खुशी की बात है, आपकी जाति जनजाति की सूची में शामिल है, लेकिन सिर्फ जनजाति में शामिल होने का अर्थ आपका आदिवासी होना नहीं है। आदिवासी होने का अर्थ ये है आप अभी भी अपनी जिंदगी को प्राकृतिक तरीके से जीते हैं, आपके जीवन में आपने प्राकृतिकता को अपना रखा है, आपने आपकी संस्कृति को संजो रखा है। हो सकता है कि अब आप गीतों को भूल गए, लेकिन सुनने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे इसका मतलब आप भूल चुके हैं, आप दूसरों से मिश्रित हो चुके हैं, आपको पुनः लौटने की जरूरत है। अभी डिलिस्टिंग का मुद्दा चल रहा है, जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया उन्हें डिलीट कर दिया जाए। ये एक सरकार की बड़ी चाल है। जिन आदिवासियों ने ईसाइयत को अपनाया उन्हें डिलीट करके आदिवासियों की जनसंख्या को 50% से कम करना। जिन क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू है, पैसा लागू है, उन 5वीं अनुसूची और पैसा एक तभी लागू होता है जब वहाँ की जनसंख्या 50% से ज्यादा। अगर डिलिस्टिंग होगा तो कमजोर पड़ेंगे आदिवासी और ये बड़ी बड़ी कानूनी व्यवस्थाएं खत्म होंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जिन आदिवासियों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है वो आदिवासियों की तरफ लौटे। धर्म बदलने से डीएनए नहीं बदलता। आप लौट आइए अपने परिवार की तरफ, आप लौट आइए अपनी संस्कृति की तरफ, आप लौट आइए आदिवासियों की तरफ। आदिवासियों आपका इंतजार कर रही है, आप धर्मों में उलझना बंद कीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी।